हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं संविधान टॉपिक से राष्ट्रपति का पार्ट दूसरा। ये पार्ट 2 है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति से जितने भी बेसिक पॉइंट थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो पूरा अच्छे से तैयार करा दिया गया है। उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज इस दूसरे वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करता है, तो क्या राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है? क्या ऐसा सच में सही है, या फिर राष्ट्रपति के पास सच में बहुत पावर है लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल खुद न करके अपने अधीनस्थों से करवाता है? तो क्या सही है, क्या गलत है, कौन कौन से शक्तियां राष्ट्रपति को दिए गए हैं, क्या होता है कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, क्या क्या होता है। और एग्जाम में यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो राष्ट्रपति से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे। राष्ट्रपति, यहां देखिए तो पहला पॉइंट मैंने डाला है कार्यपालिका शक्तियां, यानी राष्ट्रपति को संघ का कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। तो कार्यपालिका शक्ति में कौन सी शक्तियां दी गई हैं? यहां देखिए नियुक्ति की शक्ति, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति बहुत सारे पदाधिकारियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दे देगा 4, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा बाबू? राष्ट्रपति करेंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पे उनके मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करेंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री सलाह देगा, लिस्ट बनाएगा, करीब बबुआ हई मेरा अपने लोग हैं, इसको बनाओ मानव संसाधन विकास मंत्री, इसको बनाओ गृह मंत्री, इसको बनाओ शिक्षा मंत्री, इसको बनाओ ये मंत्री, इसको बनाओ विदेश मंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सलाह देगा कि ये लिस्ट है, राष्ट्रपति जी देखिए इतने लोगों को मंत्री परिषद में लाना है, तो राष्ट्रपति जी उन लोगों को भी क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैग की नियुक्ति, इसके अलावा चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति और वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी जो हमारे राज्य बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट के, उनके राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। एवं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उसके जो सहयोगी न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा उच्च न्यायालय यानी कि कौन? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो नियुक्ति से संबंधित आपको डाउट खत्म हो गया होगा कि जब भी पूछते प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद का तो प्रधानमंत्री की सलाह पे कैग का, चुनाव आयोग का, वित्त आयोग का, राज्यपाल का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। समझ में आई बात? तो ये हो गया कार्यपालिका संबंधी नियुक्ति संबंधी अधिकार हो गया। अगला इसके अलावा और क्या करता है कि दूसरा चीज आप देख लिया, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 213 के तहत करता है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। इसके बाद एक और अधिकार है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, यानी राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है तो उस राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, या किस जगह पे अनुसूचित जनजाति का संख्या अधिक है तो उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना भी किसके अधीन आता है? राष्ट्रपति के अधीन आता है। एवं अनुसूचित गठन भी करता है कौन? राष्ट्रपति करते हैं। यहां देखिए इसमें एससी आयोग यानी कि अनुसूचित जाति के आयोग का गठन करना, एसटी आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करना और ओबीसी आयोग का गठन करना, इन तीनों आयोगों को गठन करना किसके पावर में आता है? राष्ट्रपति के पावर में आता है। समझ में आई बात? तो ये हमने पहला देख लिया कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे विधायी शक्तियां।
विधायी मतलब कोई विधेयक बनता है, कोई कानून बनता है, तो उसमें राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान कर की गई हैं। ठीक है, विधायी मतलब विधेयक संबंधी शक्तियां। ठीक है, चलिए इसमें जब हम देखेंगे तो एक तो संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? लोकसभा, धन राज्यसभा, धन राष्ट्रपति। ठीक है, संसद इन्हीं से बनता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता है। यहां देखिए, किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करना, अंतिम हस्ताक्षर होना किसके पावर में आता है? राष्ट्रपति के पावर में आता है। समझ में आई बात? चलिए अगला कह रहा अनुच्छेद 123, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी बाबू अध्यादेश क्या होता है? जैसे मान लो अभी नया नया सरकार बन रही हो, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में कोई कानून पास नहीं हुआ और कानून लागू करना जरूरी हो गया है, तो ऐसे में दोनों यानी लोकसभा राज्यसभा नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश यानी कानून बना के क्या कर सकता है? पास कर सकता है। ठीक है, अगला संसद को संबोधित करना। अभी नया नया सरकार बना हो तो संसद को क्या करता है? जाके संसद में भाषण देता है, संबोधित करता है। ठीक है, संसद का सत्र बुलाना पड़ जाए तो वो संसद के सत्र को क्या करता है? सत्र में बुलाता है। ठीक है, कि उस पर विचार विमर्श किया जाए। सत्रावसान करना मतलब कब अवकाश देना है, कब क्या बोलते हैं, संबोधित करना है, कब अवकाश करना है। और लोकसभा को भंग करना बहुत पावरफुल है। लोकसभा को कब भंग करेगा बाबू? जब पता चलेगा कि जो सरकार अभी वर्तमान में, मान लो कोई सरकार हो, राष्ट्रपति अपने पद पे हो, सरकार हो, और सरकार जो हो पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तब तो राष्ट्रपति उसे नहीं गिरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो और विधायकों को खरीद फरोख्त करके अगर सरकार बनाई गई और कुछ विधायक वहां से टूट के दूसरे पार्टी में भाग गए, तो जब पार्टी अपना कोई सरकार अपना बहुमत पास नहीं कर पाती है कि आधे से एक अधिक मेरे पास लोग हैं, तो वो राष्ट्रपति के पास वो मैसेज जाता है और राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर देता है? भंग कर देता है। अगर बट तुम्हारे पास तो विधायक सांसद ही नहीं है, ठीक है, तो जब सांसद नहीं है तो तुम कैसे सरकार चलाओगे? भंग करो लोकसभा को। तो लोकसभा को क्या कर देता है? भंग कर देता है। पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा को अनुच्छेद कितने के तहत भंग करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका विधायिकी शक्तियां। अब आगे तीसरा नंबर पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या होता है बाबू? कि पैसे की लेन देन संबंधी क्या अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को? कह रहा धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। अब देखो ये धन विधेयक क्या होता है? कोई धन विधेयक है तो यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये पूछता है कि धन विधेयक है कि नहीं, या अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा में लिया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा में लोकसभा स्पीकर अथवा अध्यक्ष लेता है। ठीक है, अगला चीज, धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले से हस्ताक्षर किया रहता है बाबू। क्या किया रहता है? पहले से हस्ताक्षर किया रहता है। कभी कभी कानून कोई विधेयक होता है जिसपे लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है और फिर अंतिम में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। पास होके राष्ट्रपति साइन करता है, तब वो क्या कानून बन के पास हो जाता है और पारित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसपे राष्ट्रपति पहले से साइन किया रहता है। राष्ट्रपति पहले से क्या साइन किए रहते हैं? धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। कोई भी धन विधेयक है तो राष्ट्रपति पहले से साइन मारे रहेंगे उस पर। ठीक है, दूसरा आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत किसके पावर में रहता है? राष्ट्रपति के पावर में। आकस्मिक निधि मतलब इमरजेंसी फंड। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाए तो इमरजेंसी फंड जो है अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि है, इस पे भी राष्ट्रपति पहले से क्या किए रहते हैं? वो हस्ताक्षर करके रखते हैं। ठीक है, मान लो कोई विपत्ति आ गया, अब तत्काल पैसे की फंडिंग की जरूरत है तो जाएंगे पास कराएंगे लोकसभा और राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति से नहीं, राष्ट्रपति पहले से साइन किया रहता है, ले जाओ भैया, कोई दिक्कत आ जाए तो खर्च करो। ठीक है, अगला अनुच्छेद 112 के तहत बजट पास करवाता है कौन? राष्ट्रपति साल में एक बार
वो बजट पास करवाता है अनुच्छेद 112 के तहत कि आप सब जितने मंत्री परिषद के लोग मंत्री बनाए गए रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, आप सबका बजट पास होता है साल में, क्या आपने एक साल में क्या फंड खर्च किया, कितना बचा, आगे आप कितना एक साल में क्या खर्च करोगे और क्या आपका विकास करने की योजना है, उसको बजट कहते हैं। एक प्रश्न यहां से और आएगा, पूछ देगा कि भारत में पहला डिजिटल बजट कब पास किया गया था? तो बाबू 2021 में डिजिटल बजट पास किया गया था। पहले जो बजट पास होता था तो जो गृह मंत्री मंत्री लोग रहते थे वो लोग अपना वो बस्ता लेकर आते थे, कागज पत्तर लेकर आते थे, ठीक है। इस बार लैपटॉप सिस्टम से हुआ, सब डिजिटल हुआ, कोई कॉपी पेपर का यूज नहीं हुआ, डिजिटल हुआ। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बजट मतलब डिजिटल बजट कब भारत में पेश किया गया था? 2021 में किया गया था। तो ये था वित्तीय शक्तियां था। आगे बढ़ेंगे, यहां देखेंगे न्यायिक शक्तियां देखते हैं बाबू। तो न्यायिक शक्तियों में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि न्याय से संबंधित क्या शक्तियां प्राप्त हैं। अब देखो बाबू, न्याय से संबंधित अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। ये राष्ट्रपति को बहुत पावरफुल शक्ति दिया गया है, क्षमादान की शक्ति। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गलती कर दिया है और आप जेल में बंद हो गए हैं, आजीवन कारावास हो गया, लेकिन आप जेल में बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं और अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कोई भी और अदर कोई मार झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पास आप क्षमादान के लिए पत्र लिख सकते हैं और राष्ट्रपति अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा आपकी सजा को कम कर सकता है, आपकी सजा को बर्खास्त कर सकता है कि इसे सजा से मुक्त कर दिया जाए। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन एक चीज और जान लीजिएगा, ये तो नॉर्मली चीज के लिए हो गया ना, लेकिन मान लो कोई देश विरोधी गतिविधि हो, जैसे 26/11 का जो हमला हुआ था, कसाब ने किया था, कितने लोग मारे गए थे, कितनी निर्दयता से हत्या किया गया था। अब वो मान लो जेल में बंद हो और राष्ट्रपति से कहे कि हे राष्ट्रपति जी हम जो है कि अब ठीक ठाक से हैं, 4 साल आजीवन कारावास में 5 साल जो है ठीक ठाक से हमने ये किया है, अब कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर जरूर है कि वो माफ कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती करने के बाद राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग लगाकर, महाभियोग आप पहले पार्ट में मैं बताया था, उस पर जरूर जाके देख लीजिएगा कि भाई इतना मतलब देश सर्वोपरि होता है, देश के विरुद्ध कोई काम कर रहा है और उसको क्षमादान करना मतलब एक नैतिक, एक अपना भी एक स्टेटस होता है भाई किसको किस तरीके का क्या किया जाए, ठीक है। तो क्षमादान की शक्ति है, वो किसी की भी सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। अगला अनुच्छेद 143 के तहत वो क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई समस्या आ गई, अब राष्ट्रपति है तो भाई वो भी तो किसी से सलाह ले सकते हैं, तो नॉर्मल आदमी से सलाह तो लेंगे नहीं। भारत का प्रथम नागरिक और भारत का प्रेसिडेंट वो नॉर्मल व्यक्ति से सलाह नहीं लेगा, किससे लेगा? जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो बहुत उच्च पद पे होगा। तो उच्च पद पे भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो बहुत सर्वोच्च पद पे होता है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर ले सकता है? सलाह ले सकता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएगा? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास बुलाएगा अथवा जाएगा और उनसे विचार विमर्श करेगा। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी लगना है या फिर कोई ऐसी मतलब देश स्तर की कोई बात हो या फिर कोई युद्ध होने वाला हो, तो ऐसे में वो क्या निर्णय ले, अब विवेक नहीं जब काम करता है, तो उनके लिए अनुच्छेद 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। अगला कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सकता है। ये भी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आ गया कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी न्यायाधीशों की, और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके न्यायाधीशों की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे, 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वां नंबर हम ये देखते हैं कि सैन्य शक्तियां क्या है। तो बाबू सैन्य शक्ति में तीनों सेनाओं का क्या होता है बाबू? प्रमुख अधिकारी होता है। कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अगला चीज, तो इसमें 3 सेना कौन कौन से बाबू? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अब देखो, थल सेना को क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। जल सेना को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। और वायु सेना को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और आपको पता होगा कि तीनों सेनाएं हमारी बहुत ही जबरदस्त हैं,
कई बार पाकिस्तान को धोई हैं सब, ठीक है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। वर्तमान में पूछ दे थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। और जल सेनाध्यक्ष कौन है बाबू, सुनील लांबा हैं। और वायुसेना अगर एयर चीफ मार्शल का पूछ दे भारत के वर्तमान में, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, ठीक है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, छठवां देखेंगे कि आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी शक्तियां क्या है। बहुत पावरफुल शक्ति है, क्षमादान के बाद ये भी बहुत पावरफुल शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी को दिया गया है, आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन 3 प्रकार का होता है बाबू, एक राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे देश में इमरजेंसी लग जाए, एक राज्यों में आपातकाल, और एक वित्तीय आपातकाल, ठीक। तीनों समझते हैं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल वो होता है जब कोई बाह्य आक्रमण कर दे, जैसे पाकिस्तान मान लीजिए आक्रमण कर दे, चाइना आक्रमण कर दे, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, पावर दिया गया कि वो देश में क्या लगा दे, आपातकाल लगा दे, यानी अदर सब कुछ काम थोड़ा बहुत कम किया जाए। अब सेना पे खर्च के लिए पैसा वैसा सारा सब कुछ व्यवस्था करना, वो राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आता है। दूसरा, एक एक के बारे में पहले समझते हैं। चलो पहले समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जब समझेंगे तो पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कितने में वर्णन है, तो 352 में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जो पूरे देश में आपातकाल लगता है। ये 3 बार लगा था बाबू। कब कब, 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, और 1975 में लगा था। 1962 में बाबू तब लगा था जब चाइना ने इंडिया पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक छोटा सा भूल कर दिया। भारत जो है बहुत भोलापन होता है। 1962 के पहले चाइना के प्रधानमंत्री भारत आए थे, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई। अब देखो, पूरे एशिया में चाइना और हिंदुस्तान बहुत बड़ी शक्ति है, हम दोनों अब भाई भाई रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा, हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बेचारे क्या करे, भोला आदमी, इंडिया के लोग भोले भाले होते हैं, कोई भी कुछ कह देता है मान लेते हैं। चाइना के चक्कर में आ गए, और चाइना के चक्कर में आने के बाद उन्होंने कहा कि लगे प्रचार कर रहे हिंदी चीनी भाई भाई। अब तो चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान उनका भाई है, अब लड़ाई वड़ाई का कोई झंझट झंझट नहीं है, तो भैया जितने भी गोला बारूद कारतूस बंद हैं उन सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करो, सैनिकों में थोड़ा थोड़ा गोला बारूद बंदूकें तोप आना, ये सब थोड़ा कम करो। अब धीरे धीरे सैनिकों का मनोबल टूटता गया, और धीरे धीरे जैसे 1962 आया, चाइना ने बिना कोई अवगत कराए इंडिया पे हमला बोल दिया। उस समय इंडिया की फोर्स बिल्कुल मतलब तैयार नहीं थी कि युद्ध होने वाला, अचानक से हमला कर दिया और अक्साई चीन ले लिया, लद्दाख का कुछ क्षेत्र ले लिया, ठीक है। तो 1962 में ये बड़ा बुरी तरीके से इंडिया का पराजय हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गलती के वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में हमने अपना कई लाखों वर्ग किलोमीटर का जमीन मतलब चाइना ले लिया, ठीक है। लेकिन 1971 में बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उस समय इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था अनुच्छेद 352 के तहत। जब वो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने युद्ध करके जीत के उसको अलग देश बना दिया। पाकिस्तान का चाल था कि पूर्वी पाकिस्तान लेंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान लेंगे, बीच में रहेगा भारत, जब चाहेंगे तब पहुंचते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा अच्छा बेटा रुको। 93,000 पाकिस्तानियों को भारतीय सेना ने सरेंडर करा था, ऐसे हाथ ऊपर खड़ा कर दिया था, बस भैया अब नहीं, अब लड़ाई करेंगे, बहुत फूट डालोगे तुम लोग भैया, बहुत खतरनाक हो। तो 1971 में बांग्लादेश के साथ इमरजेंसी लगा था, और 1975 में उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री थी, डरने उड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। अगला 1975 में इसी इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के नाम पे यहाँ पे लगा दिया था राष्ट्रीय आपातकाल। तो 3 बार लगा था। पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा था, 62 में, 71 में, 75 में, किस अनुच्छेद किसके तहत लगा था, 352 के तहत। अगला कह रहा है कि राज्यों में आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत। राज्यों में मतलब जो स्टेट है, तो स्टेट में भी आपको पता होगा कि जिस प्रकार से देश में संसद रहता है, और संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार से हमारे राज्य बांटे गए हैं, जिसको हम विधानमंडल कहते हैं, ये 3 लोगों से मिलकर बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल की हैसियत वही है जो देश में राष्ट्रपति की है।
तो जब मान लीजिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री असंवैधानिक हो जाए, संविधान के नियमों को न माने, तो राज्यपाल सबसे मतलब बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यपाल कहेंगे ओ तुम तो अब काम नहीं कर रहे हो संविधान के हिसाब से, लग रहा है कि तुम्हारा कंप्लेन करना पड़ेगा ऊपर तक। तो राष्ट्रपति जी कहेंगे हे राष्ट्रपति जी भाई देखिएगा ये मुख्यमंत्रिया जो है ना ये संविधान के नियम से काम नहीं कर रहा है, संविधान को ताक पर रख दिया, असंवैधानिक हो गया। तो राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, उठाओ उठाओ इसको लगाओ यहाँ पे 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगा दो। जब आपातकाल लगा देंगे, इमरजेंसी लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा वहां शासन करने लगता है। अब यहाँ का मुख्यमंत्री हट जाएगा अपने पद से, और वहां का कार्यभार कौन देखेगा? राज्यपाल देखेगा बाबू, क्योंकि यही शिकायत किए थे। तो संविधान के नियम के अनुसार चलो, संविधान के नियम के अनुसार जाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इमरजेंसी लग जाएगा। यहाँ पे राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री को कहा जाएगा बाय बाय टाटा गुड नाइट, जाइए आराम करिए। अब आपके कुर्सी कौन बैठेंगे? राज्यपाल महाराज बैठेंगे और वो शासन करेंगे। फिर अगला चुनाव होगा या फिर आपका बहाली होगा, वो बात का बात है। ठीक है, चलिए अगला जो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब देश में पैसे की कमी हो जाए, देश में पैसे की क्या हो जाए? कमी हो जाए, बहुत भयानक कमी हो जाए, भूखमरी आने लगे, तो ऐसे समय में वित्तीय आपातकाल लग जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। याद रखिएगा, पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद कितने के तहत लगाया जाता है? तो 360 के तहत लगाया जाता है। लेकिन एक खुशखबरी है कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है। ये 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। इमरजेंसी वाला राष्ट्रपति शासन तो बार बार लगता रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लोग इतना लूटपाट करते हैं। तो ये खुशी की बात है कि वित्तीय आपातकाल 360 के तहत अभी तक देश में नहीं लगा है, जबकि नेता लोग इतना खून चूस डालते हैं जनता का, लेकिन फिर भी भारत माता इतनी स्ट्रांग है कि अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने शुरू में कहा था कि अनुच्छेद 53 के तहत स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा राष्ट्रपति इतनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो जो बार बार लोग कहते हैं राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होता, इतने सारे पावर है राष्ट्रपति के पास। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी नाते मैं लिख के रखता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, परीक्षा में आपको पोथा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक एक नजर देखते चले जाएंगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो। गुरुकुल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और पार्ट 1 वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।